चलो भाई देखिए, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, राउल्ट का नियम। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का प्रकार। हालांकि मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन वहाँ पे बड़ी संक्षिप्त में चर्चा हुआ था। अब चर्चा होगी डीपली। क्यों भाई, देखिए लो, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का प्रकार। देखिए ध्यान से, ये राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है विद्यार्थी आदर्श विलयन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा लो, आदर्श विलयन। और दूसरा क्या है, अनआदर्श विलयन। ध्यान देंगे सभी लोग, पहला है आदर्श विलयन और दूसरा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, ये आदर्श विलयन अर्थात आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको बोला जाता है कि वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पे राउल्ट नियम का पालन करता है। ओके, वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पे किसका पालन करता है, राउल्ट नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है, डेफिनेशन याद हो जाएगा। वे सभी विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, क्या कहलाता है बाबू। आदर्श विलयन का गुण क्या है अपना, तो पहला गुण देखिए ध्यान से कि यह राउल्ट नियम का पालन करता है, अर्थात इसके लिए P बराबर P डिग्री इंटू एक्स होता है। ओके, मतलब यह राउल्ट नियम का पालन करता है। और विद्यार्थी यहाँ पे क्या होगा कि इसके लिए P डज नॉट इज इक्वल टू P डिग्री इंटू, मतलब यह राउल्ट नियम का पालन। दूसरा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसके इंथैल्पी में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, इंथैल्पी मैंने बोला है, इंथैल्पी क्या बोला वो, तो इंथैल्पी परिवर्तन को डेल्टा H लिखा जाता है। इसके इंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, इसके इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात इसका इंथैल्पी परिवर्तन का मान 0। और विद्यार्थी अनादर्श विलयनों के लिए इंथैल्पी परिवर्तन का मान जो है कभी शून्य नहीं हो सकता, अर्थात इनका इंथैल्पी या तो धनात्मक या ऋणात्मक होगा, बट कभी शून्य इसका। विद्यार्थी तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है कि इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात आदर्श विलयनों का आयतन में परिवर्तन शून्य होगा, और लेकिन अनादर्श विलयनों के आयतन में परिवर्तन होता है, यानी कि इनका आयतन अधिक या कम हो सकता है। बहु कहने का मतलब समझो, मतलब समझो कि यदि हम लोग विलायक जो है, क्या बाबू, विलायक, यदि हमने विलायक क्या हुआ कि 5 लीटर ले लिया और विलेय जो है विद्यार्थी 2 लीटर ले लिया, कितना लीटर, तो जो हमारा विलयन बनेगा वो कितने लीटर बनेगा, 7 लीटर का बना, तो वो कौन सा विलयन है। लेकिन यदि दोनों को मिलाने पर 7 के बजाय 6.8 लीटर का बने या 7.2 लीटर का बने, तो ये कौन सा विलयन है। मैंने समझ में आई, मतलब ये देखा जा रहा है कि या तो संगुणन हो जाए या फिर वियोजन हो जाए, जिससे इनके आयतन में परिवर्तन हो जाए, तो वह कौन सा विलयन है, अनादर्श विलयन है। ठीक बाबू, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पे राउल्ट नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्थात क्या बोला गया, ध्यान से सुन लीजिए लो, कि वे सभी विलयन जिसका वाष्प दाब, विलयन
जिसका वाष्प दाब उसके वाष्पशील घटक के शुद्ध वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव के गुणनफल के बराबर होता है, वो कौन सा विलयन है? और वे सभी विलयन जिसका वाष्प दाब उसके वाष्पशील घटक के शुद्ध वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव के गुणनफल के बराबर नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? इसके एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शून्य होता है, और इसके एंथैल्पी में परिवर्तन पाया जाता है। बाबू ये बोलिए, इसके आयतन में परिवर्तन, और यहाँ ओके। अभी भी विद्यार्थी इसके आगे भी पहचान है, शर्त है, गुण है, जो भी है आप ध्यान रखिएगा। फायदा कहाँ होगा? जब हम लोग आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखेंगे। देखिए चौथा पॉइंट, आदर्श विलयन कैसे बनता है, कब बनता है, किन परिस्थितियों में बनता है, वो समझने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि बाबू पहले से जो विलय के अणु होते हैं उस विलय अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। फिर विद्यार्थी विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। विलायक ओके, विलायक अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल। थोड़ा देख लिए कि छोटा लिखे तो दिखाई दे रहा है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, और इनके मध्य का आकर्षण बल जब टूटता है तभी तो विलय और विलायक के मध्य एक आकर्षण बल बनता है, तभी तो जा करके ये आपस में घुल करके और क्या बना देते हैं विद्यार्थी, विलय बना देते हैं। तो अब देखिए ध्यान सुनिएगा, आदर्श विलयन के लिए क्या कंडीशन है? आदर्श विलयन के लिए कंडीशन है कि विलय के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल और विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल जो होगा वही विलय और विलायक के मध्य के अणुओं के आकर्षण बल के समान होगा। यानी कि यहाँ पे आकर्षण बल जो होंगे आपस में, जितना मजबूती से ये अणु आपस में बंधे हैं उतना ही मजबूती से विलय और विलायक के अणु भी जब आपस में बंधेंगे तबे जाके बनेगा कैसा विलय। और इसमें क्या होगा कंडीशन बाबू कि इसमें विलय और विलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण बल विलायक अणुओं के आकर्षण बल के समान। तो यहाँ पे यदि समान है तो वह, और यहाँ कहने का मतलब समझिए यहाँ कि मैंने A2 और B2 को मिला करके और यहाँ पे AB एक विलयन बना दिया। वैसे मुझे नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए पात्र में। चलो समझा देते हैं कि यहाँ पे मैंने A2 और यहाँ पे मैंने B2 को मिला करके एक विलयन बना दिया विद्यार्थी, वो क्या है? AB। तो विद्यार्थी इसमें A के जो भी अणु है वो आपस में किसी न किसी बल द्वारा बंधे हैं, B के भी अणु जो है किसी न किसी बल द्वारा बंधे हैं, और यहाँ पे AB के भी अणु बंधे होंगे आपस में। तो यदि A और A के मध्य आयनिक बंधन है तो यहाँ भी आयनिक बंधन होना चाहिए, और उतना ही जितना प्रबल आयनिक बंधन यहाँ है उतना ही प्रबल आयनिक बंधन यहाँ भी होना चाहिए। यदि यहाँ पे वंडरवाल बल है तो यहाँ भी वंडरवाल बल, और समान प्रबलता का वंडरवाल बल यहाँ भी होना चाहिए। यानी तीनों जगह वो बल यदि समान है तो उस स्थिति में क्या बनेगा? और यदि ये बल समान नहीं है तो क्या बनेंगे? बस यही मेन फैक्टर ध्यान देना है हम लोग को। ओके, और विद्यार्थी तो याद रखिएगा यहाँ समान और लास्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा विद्यार्थी कि इसमें क्या है कि इनके घटकों का आकार क्या होता है विद्यार्थी? समान होता है। आकार यानी कि जो भी दो घटक मिला रहे हैं यदि उनका आकार समान है तो वहाँ क्या बनेगा? और यदि विद्यार्थी इनका आकार आकार कैसा है? असमान है तो क्या बनेगा? बाबू कभी पूर्णतः समान नहीं हो सकता, लगभग समान होता है। आइए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। बाबू आप लोग 11वीं क्लास पढ़े थे तो बताइए, नॉर्मल हेक्सेन तो सुने होंगे और नॉर्मल हेप्टेन भी सुने होंगे। तो बताओ हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है C6H14 होता है और हेप्टेन का C7H16 होता है। विद्यार्थी ये दोनों के दोनों एल्केन समूह के हैं, तो दोनों के मध्य लगभग समान बल कार्य करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा विद्यार्थी इनका आकार लगभग समान है, सिर्फ एक ही का अंतर है क्योंकि लगातार पद है इनके।
अरे समझातीय श्रेणी CH2 का अंतर। तो विद्यार्थी इनका आकार यदि लगभग आपस में समान है तो विद्यार्थी ये नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का जो मिश्रण बनेगा वह कौन सा विलयन है। उसी तरीके से विद्यार्थी मैं आप सबों से पूछ दूं कि बताओ विद्यार्थी यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, इथाइल हाँ मतलब C2H5Cl लिख दूं, इथाइल क्लोराइड और C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। और बताओ बाबू इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो भी कौन सा विलयन बनेगा। क्योंकि बताइए तो C2H5 सेम, खाली यहाँ Cl और यहाँ Br है ना। बोलिए थोड़ा सा तो लगभग आकार में समानता है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, हाई लेवल के समूह के। तो विद्यार्थी इनका आकार समान है और इनके मध्य का बल समान है तो डेफिनेटली ये मिश्रण कैसा होगा विद्यार्थी। इसी तरीके से मैं पूछूं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो कहो सर दोनों बेंजीन तो बोले बा तो लगभग तो आकार समान है बा तो कौन हुई। तो विद्यार्थी यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या क्लोरो बेंजीन तथा ब्रोमो बेंजीन, यस ब्रोमो बेंजीन, ध्यान रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखिए रहता है कि निम्न में से कौन एक आदर्श विलयन है कौन एक अनादर्श विलयन की पहचान करें, क्या करें तो देखा जाए पहचान कैसे हो जाता है। यदि आकार समान है तो और आकार अलग अलग है तो। अब आइए आप बताइए मुझे कि विद्यार्थी H2O प्लस HCl मतलब जल और Cl का मिश्रण, जल और अब बताइए H2O और HCl से मिला के जो विलयन बनाएंगे वो आदर्श होगा क्यों ना तो वो ये सब पक्का अनादर्श। क्योंकि H2O में है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, और HCl में है द्विध्रुव आयन क्रिया बल। तो बताइए तो दोनों में समान बल है, समान बल नहीं है मतलब चौथा पॉइंट गलत है ना। तो ये कौन सा विलयन। इसी तरीके से मैं पूछ दूं आपसे कि C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल और विद्यार्थी H2O इथाइल अल्कोहल और जल, ये है इथाइल अल्कोहल और ये है। तो बताओ बाबू इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड और जल में भी। सर यहाँ तो हाई फैक्टर काम करता तो देखो है आकारवा में क्या दोनों का आकार समान है तो कौन सा विलयन बाबू दिमाग काम करने लगा। मैं इसी तरह से पूछूं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बाबू CCl4 हो गया ना। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड और CH3। लगभग आकार समान मानो, आकार समान है तो कहाँ गया। तो विद्यार्थी बताओ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे कि निम्न में से कौन एक आदर्श विलयन है कौन एक अनादर्श विलयन है तो पहचान कर जाएंगे। बोलिए ध्यान से। आइए इस चीज को पुनः एक बार एक्सप्लेन करते हैं ध्यान से फिर से। बताओ बाबू हमने क्या देखा अभी अभी तो राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का प्रकार। तो मैंने बताया आपको कि राउल्ट नियम के आधार पे विलयन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, आदर्श विलयन और बाबू आदर्श विलयन का परिभाषा है कि वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पे राउल्ट नियम का पालन क्या कहलाते हैं, और वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पे राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। बाबू इन विलयनों का गुण है पहला कि ये राउल्ट नियम का पालन अर्थात P बराबर P डिग्री इंटू इसमें इंथैल्पी परिवर्तन का इंथैल्पी परिवर्तन अर्थात इनकी इंथैल्पी परिवर्तन का मान डेल्टा H बराबर ओके। बाबू इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है डेल्टा V इक्वल टू। और यहाँ है इनके विलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण बल विलायक अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के समान होता है। और बचाव पॉइंट मैंने क्या बोला इनके घटकों का आकार आपस में जैसे नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमो। बस एग्जांपल से ध्यान से देख लेना है कि हाँ सब चीज से तो ठीक है। बोलिए ये क्या है अनादर्श विलयन।
तो बाबू अनादर्श बिलियन का मैंने क्या बताया कि वे सभी बिलियन जो सभी ताप सांद्रण पे राउट नियम का पालन क्या कहलाता है? अनादर्श बिलियन क्या बाबू पहला पहचान हो गया कि राउट नियम का पालन नहीं करते, अर्थात P डज नॉट इक्वल टू P डिग्री इनटू x। दूसरा हो गया इसकी एंथैल्पी परिवर्तन का मान कभी शून्य अर्थात डेल्टा H डज नॉट इक्वल टू, इसके आयतन में परिवर्तन होता है, डेल्टा V डज नॉट इक्वल टू। अब बताओ बाबू इनमें क्या होती है? इनमें बिले बिले तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण बल कभी बिले विलायक अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के समान नहीं होता है। और यहाँ मैंने बता दिया कि इनके घटकों का असमान होता है। जैसे अब देख लीजिए यहीं पे कि H2O और Cl के मिश्रण एक बना दिया जाए बाबू, मिश्रण बनाया जाए तो यह मिश्रण जो होगा उसमें H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड और Cl में द्विध्रुव द्विध्रुवण क्रिया बल, तो यहाँ पे बल तो समानता नहीं है, बल में असमान है, तो ये कौन सा विलयन हो गया विद्यार्थी? यहाँ और आकार में असमानता तो कौन सा विलयन? फिर यहाँ भी बात वही है ना, यहाँ पे अलग अलग बल काम कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो एक नया बोला गया कि नहीं? तो ये कौन सा? तो विद्यार्थी अब बताइए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का डेफिनेशन लिखा जाएगा, इतना को देख के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पहला परिभाषा, उसके बाद इनका गुण, गुण में पहले भाषा लिखेंगे और नीचे में उनका ये मैथमेटिकल रूप भी लिखते चलेंगे। यहाँ पे मैंने 3 बार रिपीट किया अभी तक कि क्या इसमें बिले बिले तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण बल बिले विलायक अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के समान होता है। और यहाँ मैंने क्या बोला कि इसमें बिले बिले तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण बल बिले विलायक अणुओं के आकर्षण बल से भिन्न होता है, असमान होता है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इनके घटकों का आकार समान वहाँ असमान। और उनका एग्जाम्पल बाबू अब एक काम करें, वीडियो को रोक करके पहले इस चीज को कंप्लीट कीजिए, नोट के भाग दें। हाँ बादल नोट कर लिया लो, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब बात करते हैं हम आप लोग से थोड़ा सा अनादर्श विलयन के बारे में और कुछ चीजों के बारे में। अच्छा विद्यार्थी, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अनादर्श विलयन क्या है, ठीक ना? तो आपने क्या पढ़ा कि वे सभी विलयन जो राउट नियम का पालन क्या कहलाते हैं, अर्थात अनादर्श विलयन के लिए होता है P डज नॉट इज इक्वल टू P डिग्री इनटू ओके। अब बाबू बताओ यहाँ से 2 केस उत्पन्न होता है, या तो P ग्रेटर देन P डिग्री इंटू एक्स या फिर P लेस देन P डिग्री इंटू एक्स। ओके बाबू, जैसे हम लोग डेल्टा H डज नॉट इज इक्वल टू 0 को बोल सकते हैं कि आइदर डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा H इज, मतलब कि बाबू ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस हुआ कि माइनस, और लेस देन 0 का मतलब। अब बताओ विद्यार्थी यहाँ भी प्लस ये माइनस बनेगा ना, तो प्लस का हिंदी क्या होता है? अब बताओ बाबू, इसको मैं बोलता हूँ धनात्मक विचलन। क्या बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। विद्यार्थी जस्ट इसके उल्टा इसको क्या बोलेंगे आप? ऋणात्मक विचलन यस प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। ओके, तो विद्यार्थी अब ध्यान दीजिएगा, ये अनादर्श विलयन भी कितने तरह का होता है? याद रखेंगे कि अनादर्श विलयन कितने तरह का होता है? 2 तरह का।
एक को बोलते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और दूसरे को क्या कहते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। ओके, अब बताओ, अब इससे पूछा जाए आपसे कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन क्या है। सीधा बोलेंगे कि वे सभी विलयन जिसका वास्तव उसके घटकों के वास्तवों के योगफल से अधिक होता है। हो गया ना वो, जैसे यहाँ पे ये तो राउल्ट का नियम था, तो राउल्ट का नियम में यहाँ पे तो P बराबर PA प्लस PB भी अप्लाई हुआ था। अब यदि उनके घटकों के दावों से अधिक हो जाए यहाँ पे, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि वे सभी विलयन जिसका वास्तव उसके घटकों के वास्तवों के योगफल से क्या हो, तो क्या कहलाएगा जी, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहलाएगा। उसी तरीके से क्या बोल देंगे ऋणात्मक वाला कि वे सभी विलयन जिनका वास्तव उनके घटकों के वास्तवों के योगफल से कम हो, तो क्या कहलाता है। तो विद्यार्थी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन हो गए, समझ में आया। अच्छा विद्यार्थी, धनात्मक विचलन कौन देगा, ऋणात्मक विचलन कौन देगा, थोड़ा सा आप सोचेंगे अपने से। क्या सोचना है भाई कि धनात्मक विचलन कौन देगा, तो धनात्मक का मतलब हो गया कि जिस विलयन का वास्तव उसके घटकों के वास्तवों के योगफल से क्या हो, अधिक हो। क्या हो, बताइए तो किसी विलयन का वास्तव उसके घटकों के वास्तवों से अधिक कब हो सकता है, थोड़ा सोच के देखिए कि कब हो सकता है। तो कहोगे सर सिंपल सा बात है कि ये वास्तव डिपेंड करेगा उन अणुओं के मध्य के बंधन पे। यदि घटकों के मध्य का बंधन जो होगा, घटकों के अणुओं के मध्य का बंधन प्रबल है, मजबूत है, तो वहाँ वास्तव कम उत्पन्न होगा। और यदि इन घटकों से दुर्बल यहाँ पे बल हो, यानी कि विलयन के अणुओं के मध्य का बल दुर्बल हो, तो ये आसानी से वाष्पित होगा, यानी कि इसका दाब ज्यादा हो जाएगा विलयन का। मतलब याद कीजिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि अनादर्श विलयन के डेफिनेशन में गुण में मैंने बताया था कि इसमें विलय विलय और विलय विलय अणुओं के मध्य का आकर्षण बल विलय विलय अणुओं के मध्य के आकर्षण बल से असमान होता है, समान नहीं होता है ना। और उसमें देखिए मैं ये बोलूंगा धनात्मक विचलन के लिए क्या बोलना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक विचलन देने वाले के लिए क्या बोलना है। तो यहाँ पे बोल देंगे कि इसमें विलय विलय तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य के आकर्षण बल की अपेक्षा विलय विलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण बल दुर्बल होना चाहिए। यदि विलयन के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल दुर्बल होगा तभी वो आसानी से वाष्पित होगा, और उसी केस में यहाँ पे विलयन का दाब उसके घटकों के वास्तवों के योगफल से अधिक होगा। ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम लोग एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। आगे चलिए, एक विद्यार्थी आ जाता है हम लोगों को क्या चीज, तो इसका नाम है विद्यार्थी टॉपिक है नियत क्वथनांकी मिश्रण। ओके, पूछा जाए कि नियत क्वथनांकी मिश्रण क्या है, इसे ही विद्यार्थी एजीट्रोप भी कहा जाता है। क्या कहते हो, एजीट्रोप। ध्यान दीजिएगा, नियत क्वथनांकी मिश्रण अर्थात एजीट्रोप क्या होता है। ओके, नियत क्वथनांकी मिश्रण या एजीट्रोप क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, वे सभी विलयन, देखिए बाबू क्या है, हम लोगों को पता है कि हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में मैंने विलय और विलायक को मिला दिया। किसको किसको बाबू, गुड। जब विलय और विलायक दोनों पदार्थों को मिला दिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, एक विलयन प्राप्त हुआ। अब जब इस विलयन को गर्म करेंगे तो जब विलय और विलायक को अपना अपना क्वथनांक प्राप्त होगा तो ये वाष्पित होना शुरू कर देंगे या उबलना शुरू कर देंगे, सीधा कहते हैं। तो यहाँ पे विलय का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक अलग अलग होगा, जिससे ये भिन्न भिन्न तापों पर उबलना प्रारंभ करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं, कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं जो शुद्ध द्रव की तरफ एक निश्चित ताप पर आश्रित होते हैं। शुद्ध द्रव जैसे मान लो कि जल है, तो जल को गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे उबलता है, उसका क्वथनांक हो गया। ये नहीं ना है कि विद्यार्थी उसमें से कुछ अणु 90 पे, कुछ 95 पे, कुछ 105 पे उबलते हैं।
बात समझ में आया ना। तो ये एक शुद्ध द्रव का बात हो गया, और हम लोग बोल रहे हैं बिलियन का। तो ध्यान दीजिएगा, वे सभी बिलियन जो शुद्ध द्रव की तरह शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर, हाँ जैसे द्रव बोलता है, एक निश्चित ताप पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने, वे सभी बिलियन जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर आश्रित हो जाते हैं, निश्चित ताप पर आश्रित हो जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं विद्यार्थी? यस, वे सभी बिलियन जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर आश्रित हो जाते हैं। अभी नहीं कि उसका अलग अलग घटक अलग अलग ताप पे आश्रित हो। बात समझ में? एक साथ सभी आश्रित हो तो वैसे मिश्रणों को क्या बोलते हैं? नियत क्वथनांकी मिश्रण यानी एजिटोप मिश्रण कहलाता है। क्या भाई? तो वे सभी बिलियन जो एक निश्चित ताप पर, वे सभी बिलियन जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर आश्रित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? नियत क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। यदि इसको चाहते हैं थोड़ा सा और लंबा करना तो ऐसे बोल सकते हैं कि वे सभी बिलियन जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर संगठन में परिवर्तन किए बिना आश्रित हो जाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, संगठन में परिवर्तन किए बिना, मतलब बारी बारी से नहीं, संगठन में परिवर्तन किए बिना आश्रित हो जाते हैं, किए बिना, हाँ बिना आश्रित हो जाते हैं, क्या कहलाता है? नियत क्वथनांकी मिश्रण या एजिटोप कहलाता है। बाबू एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए, ये H2O है और प्लस में HCl है, इन दोनों का मिश्रण एक नियत क्वथनांकी मिश्रण बनता है। तब जब इनके मिश्रण में HCl की मात्रा 20.02% होता है। कितना पता बाबू? ये क्वेश्चन विद्यार्थी 2018 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका था, ठीक ना, कि जल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नियत क्वथनांकी मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना % है? ध्यान रहेगा विद्यार्थी। इसके अलावा भी क्वेश्चन मिल सकता है हम लोग को कि, ध्यान देना, H2O तथा C2H5OH, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है कि जल और इथाइल अल्कोहल यानी परिशोधित अल्कोहल पढ़े, किनोन विधि द्वारा अल्कोहल का निर्माण वहां बताएंगे। तो इन दोनों के जो नियत क्वथनांकी मिश्रण होंगे उसमें इथाइल अल्कोहल की मात्रा जो है कितना % है? याद रहेगा कितना %? उसी तरीके से विद्यार्थी H2O और नाइट्रिक अम्ल पढ़ना है हम लोग को। इनऑर्गेनिक में ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, तो इसमें जो जल और नाइट्रिक अम्ल का नियत क्वथनांकी मिश्रण होगा, उस नियत क्वथनांकी मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल का परसेंटेज जो है 68% है। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो विद्यार्थी नियत क्वथनांकी मिश्रण क्या है या एजिटोप क्या है वो ध्यान देना है। क्या? तो वे सभी विलयन जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर संगठन में परिवर्तन किए बिना आश्रित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? और ये हो गया। तो नियत क्वथनांकी मिश्रण विद्यार्थी जो है अनादर्श विलयन का टाइप है, ठीक है बाबू। यानी पूछा सकता है कि कौन से विलयन एजिट्रोप का निर्माण करते हैं, तो अनादर्श विलयन। याद रहे बाबू, अनादर्श विलयन याद रहेगा ना। कौन सा विलयन? अनादर्श विलयन याद रहेगा। तो बाबू अब हम लोग को एक तो कंफर्म हो गया कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर भी आराम से लिख सकते हैं। तो इतना काम को आप कर लेंगे, बोलिए ये डेफिनेशन लिख लेंगे, एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, खूब आराम से लिख लीजिएगा। आइए थोड़ा सा मैं क्या बता दूं आपको कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखना पड़े तो क्या करेंगे। तो आप तो उम्मीद है कि अंतर भी लिख देंगे लोग। बोलो बाबू, यदि क्वेश्चन दिया जाए कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखे तो क्या आप लिख देंगे? क्वेश्चन हो गया आदर्श विलयन और इधर हो गया अनादर्श विलयन,
में अंतर लिखिए तो क्या करेंगे आप? पहला पॉइंट, यह राउल्ट नियम का पालन, यह राउल्ट नियम का पालन हो गया। दूसरा, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। बाबू तीसरा, इसके आयतन में परिवर्तन, यहाँ पे आयतन में परिवर्तन। बाबू चौथा, ये एजिट्रोप का निर्माण नहीं करता, यही भी पढ़ाए थे। ये एजिट्रोप का निर्माण और ये एजिट्रोप का निर्माण, मतलब कि तीनों के तीनों एग्जाम्पल ऑन आदर्श विलयन के भी हो गए। चलो बाबू, पांचवा पॉइंट में बताया था कि इसमें बिले बिले बिलायक बिलायक तथा बिले बिलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण बल आपस में, और वहाँ इसमें बिले और बिलायक के अणुओं का आकार लगभग आपस में, और वहाँ पे खूब आराम से होता लिखा जी, दोनों के एग्जाम्पल लिखा जी। उम्मीद का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बाबू उम्मीद करता नहीं कि टॉपिक से क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, चाहे चाहे लोग। ठीक है बाबू, अब एक पर आधारित न्यूमेरिकल खतरा एक वीडियो बनी, लेकिन कल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चले कौन सी? अनुसंख्यक गुणधर्म। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, जो उम्मीद है 1 सप्ताह तक लगभग जाएगा। कौन सा टॉपिक? अनुसंख्यक गुणधर्म। अब बस 1 सप्ताह बाद चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।